काजल को बचपन से कुछ भी नहीं मिला। उसे ना ही किसी का प्यार मिला और ना ही कोई खिलौने, क्योंकि वो काली थी। दूसरी तरफ काजल की सौतेली बहन पायल को सब कुछ मिला। वो गोरी थी और उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। इसलिए आज जब दोनों बहनों की शादी है तब पायल को 1 लाख का लहंगा मिला और काजल को कुछ मिला ही नहीं। काजल बस बैठकर ये सोचने लगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है शादी में पहनने के लिए, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी मैं। काजल के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। बचपन से उसके साथ यही होता आया है। काजल की माँ काजल को जन्म देते ही मर गई थी। काजल काली पैदा हुई थी। ये देखकर उसके पिता ने कहा था, अरे ये तो कोयले से भी ज्यादा काली है, ये कैसी बेटी पैदा करी है इसने। भरतलाल को काजल पसंद नहीं आई। उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी, इसलिए 1 हफ्ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली। काजल की सौतेली माँ का नाम शांति था और शांति ने 1 साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया। भरतलाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये हुई ना बात, बेटी हो तो गोरी हो, काली तो बिल्ली भी होती है। भरतलाल ने उसका नाम पायल रखा और पायल को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। काजल को मिली तो सिर्फ बेइज्जती। उसकी सौतेली माँ उससे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर जाती है, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर। शांति, भरतलाल और पायल एक साथ एक परिवार की तरह इकट्ठे बैठकर खाते थे, लेकिन काजल को वहाँ जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए काजल हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई माँ? मैं आपके पास आना चाहती हूँ। भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली, ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखा होता है। ये बात काजल बहुत पहले ही समझ गई थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी। पायल को प्यार मिलता रहा और इस तरह से वो घमंडी बन गई और वो दोनों जवान हो गए। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। घर में पायल की शादी की बात चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तुझे शादी करनी होगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। माँ, आप भी ना। हमारी बेटी शर्मा गई। वहाँ काजल आई और बोली, हाँ बहन, तो बहुत खूबसूरत लगेगी। काजल को देखकर पायल गुस्सा हो गई। आ गई तू? हमारी एक पल की खुशी तुझसे देखी नहीं जाती है क्या? अपनी गंदी शक्ल लेकर चली आई यहाँ। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात, तू मुझे बहन बोलना बंद कर। मैं तेरी बहन नहीं हूँ, तू इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं हूँ। जा भाग यहाँ से, जाकर खाना बना। अरे खाने से याद आया, कल पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। काजल, उसके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी ठीक है पिताजी। काजल वहाँ से चली गई। अगले दिन पायल को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के का नाम राकेश था। राकेश अपनी माँ के साथ आया था। साथ में उनका नौकर हरिया भी आया था। आते ही राकेश की माँ गायत्री ने हंसते हुए कहा, भरतलाल जी, हम एक नौकर को लाए हैं हमारे साथ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बात ऐसी है कि हम इसके बिना कहीं जा नहीं सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी, आइए आइए, अंदर आइए। गायत्री के साथ राकेश और हरिया अंदर आए। गायत्री और राकेश सोफे पर बैठ गए और शांति पायल को लेकर हाजिर हो गई। वाह, पायल तो देखने में बहुत अच्छी है। अरे वाह बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। वो लोग बैठकर बातें करने लगे और तभी काजल खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूँ, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। भरतलाल जी, ये कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा, पायल बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है? पायल को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो चुप खड़ी रही। गायत्री और राकेश ने काजल का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन भरतलाल जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाया है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है। वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है बहन जी। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी भरतलाल के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना हरिया के साथ काजल की शादी कर दी जाए। काजल भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी। सभी शादी के लिए मान गए। हरिया और काजल से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा। भरतलाल ने एक तीर से 2 निशाने मार दिए। दहेज के बिना काजल की शादी नहीं होने वाली थी,
लेकिन अब काजल को विदा करने के लिए भरतलाल को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और पायल ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। काजल ने कहा, पिताजी मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने। तू लहंगा पहनकर क्या करेगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है। सभी ने हंसते हुए काजल की बात को टाल दिया, लेकिन काजल को पता था कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए, 1000 का लहंगा हो तो भी चलेगा। तेरे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा मैं। पता नहीं कहाँ से आ गई तू। तुझे तो अफ्रीका के जंगल में होना चाहिए था। और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। पायल लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन काजल के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ, क्या ऐसी शादी होगी मेरी? ना लहंगा, ना अच्छे कपड़े। यहाँ क्यों छोड़कर गई माँ मुझे? उत्तर दो माँ, उत्तर दो। तभी अचानक से काजल को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे कि आकाशवाणी हो रही हो। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक बैग है, उसके अंदर मेरी शादी का लहंगा है। उसे निकाल कर पहन ले बेटी। माँ, माँ कहाँ हो आप? तेरे दिल में हूँ बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। काजल ने बिस्तर के नीचे से बैग निकाला और उसमें से लहंगा निकाल कर पहन लिया और पहनते ही एक चमत्कार हो गया। काजल काली से गोरी हो गई। वो इतनी सुंदर हो गई कि खुद को आईने में देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? लेकिन कैसे? ये माँ का प्यार है बेटी। अब जा, शादी के मंडप में जा। शादी के मंडप में राकेश खड़ा हुआ था। पास ही में हरिया भी खड़ा हुआ था। पायल मंडप में पहुंची और उसके बाद काजल भी वहां पहुंच गई। काजल को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या काजल गोरी कैसे हो गई है? क्या ये नौकरानी इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो पायल से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। काजल ने हरिया का हाथ पकड़ा और अचानक से हरिया भी लंबा और गोरे मर्द में बदल गया। उसने कहा, मालिक, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन मैं अब से आपके घर में काम नहीं करूँगा। हरिया और काजल वहाँ से भाग गए। उन दोनों ने कहीं और जाकर मंदिर में शादी कर ली। यहाँ गायत्री और राकेश को जब पता चला कि काजल भरतलाल की नौकरानी नहीं बेटी है, तब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। पायल अंदर से टूट गई। अपनी माँ के आशीर्वाद से काजल ने हरिया के साथ बहुत दूर जाकर घर बसाया और वो दोनों लहंगा बनाकर बेचने लगे। इस तरह वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। और यहाँ पायल से किसी ने शादी नहीं की। वो 1 लाख का लहंगा लेकर पूरा जीवन कुंवारी ही रह गई। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई सोने के लहंगे की। तो आइए दोस्तों, कहानी देखते हैं। ये कहानी है रामनगरी की, जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती थी। उनकी सुंदरता देखकर कोई भी उनकी सुंदरता के पीछे अपना दिल दे देता था। उन्हीं में से एक थी खुशबू। खुशबू एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, जो कि अपनी चाची और चाचा के साथ रहा करती थी। उसकी चाची की एक लड़की थी जिसका नाम प्रियंका था। खुशबू की चाची और प्रियंका दोनों खुशबू से घर का सारा काम करवाते थे, क्योंकि खुशबू एक अनाथ लड़की थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ ही रहा करती थी। उसकी चाची और प्रियंका उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करते थे। घर का सारा काम करवाना और साथ ही साथ इतना सब करने के बाद भी उसे रोज रोज बेइज्जती का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये सब बातें उसके लिए आम हो चुकी थी। खुशबू घर का सारा काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठती है। तभी उसकी चाची उससे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ मुफ्तखोर, कहाँ मर गई? कब से चिल्ला रही हूँ, आखिर मेरा सर दबा दे। दर्द के मारे फटा जा रहा है, लेकिन ये है कि परवाह ही नहीं है इसे मेरी। चाची जी, मैं खाना खा रही थी। खाना तो बाद में भी खा सकती है ना। एहसान मान मेरा कि तेरे माँ बाप तुझे छोड़कर चले गए। एक मैं ही थी दयालु जिसने तुझे नई जिंदगी दी है। अच्छा खाना पीना और कपड़े वगैरह सब मेरे एहसान की वजह से है, वरना कहीं भीख मांग रही होती। चाची, मैं अभी दबा देती हूँ आपका सर। इतना बोलकर खुशबू अपनी चाची का सर दबाने लगती है। तभी वहाँ प्रियंका आ जाती है और खुशबू से कहती है, अरे ओ कामचोर, मिल गया काम चोरी करने का मौका। मुझे खाना कौन देगा? तेरा मरा हुआ बाप।
दीदी, जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे मम्मी पापा को कुछ मत बोलो। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? जो कुछ भी गिले शिकवे हैं वो आप मुझसे बोलो, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ मत बोलो दीदी। ओहो, तो इतना बुरा लग रहा है अपने उस मरे हुए बाप के बारे में सुनकर? यहाँ तुझे मुफ्त का खाना मिलता है ना, अब काम करेगी तभी मिलेगा, समझी? जाकर मेरे लिए खाना लेकर आ, और हाँ, मम्मी का सर दबाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। खुशबू प्रियंका को खाना देने जाती है। खाना देने के बाद खुशबू अपनी चाची के कमरे में जाती है और उनका सर दबाने के बाद खुशबू अपनी बहन प्रियंका के कमरे में जाती है। फिर उसकी सेवा पानी करने लग जाती है। ऐसे ही खुशबू की जिंदगी रोजमर्रा की तरह चल रही होती है। कुछ दिनों बाद रामनगरी के राजकुमार एक घोषणा जारी करवाते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक जरूरी ऐलान। रामनगरी के 10 वर्ष श्रेष्ठ सुंदर लड़कियों को उसमें हिस्सा लेना होगा। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी, राजकुमार उससे विवाह करेंगे, फिर चाहे वो लड़की अमीर हो या गरीब। ये घोषणा सुनते ही रामनगरी की बहुत सी सुंदर लड़कियां इस सुनहरे अवसर के लिए खुद को तैयार करने लगती हैं। उन्हीं में से शामिल थी खुशबू की बहन प्रियंका। ये घोषणा सुनने के बाद खुशबू की चाची अपनी बेटी प्रियंका और खुशबू से कहती है, अरे ओ निकम्मी खुशबू, अब मेरी बेटी प्रियंका की शादी होने वाली है, वो भी राजकुमार से। इन दिनों मेरी बेटी का तुझे खास ध्यान रखना है। राजकुमार से? वो भी दीदी की शादी? हाँ हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर। अगर राजकुमार को विवाह करना भी होगा तो वो उन 10 लड़कियों में से मेरी बेटी को ही पसंद करेंगे। हाँ माँ, मैं कोई कमी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मैं महल जाऊँ तो राजकुमार जी की निगाहें बस मुझ पर ही टिकी रहें। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखें और वरमाला लाकर मेरे गले में डाल दें। हाँ हाँ मेरी बच्ची, ऐसा ही होगा। और हाँ खुशबू, जल्दी से मेरी बेटी के लिए चंदन का उपटन बना दे, उसके चेहरे पर लगाना है ताकि इसके चेहरे की रंगत और निखर जाए। खुशबू प्रियंका के लिए उपटन बनाने लगती है। तभी वहाँ उसकी चाची आ जाती है और उससे कहती है, अरे ओ निकम्मी, मैं एक केमिकल लेकर आई हूँ, इसे भी उपटन में डाल दे। इसे लगाते ही मेरी बेटी की खूबसूरती और निखर जाएगी। चाची, लेकिन अगर केमिकल डालने से दीदी को कोई नुकसान हो गया तो? अरे अच्छा बोल, तू तो मेरी बेटी की सुंदरता से जलती है। तू तो चाहती ही है कि उसका विवाह राजकुमार से ना हो। उसकी चाची जबरदस्ती उस समय वो केमिकल उस उपटन में डाल देती है। थोड़ी देर बाद खुशबू अपनी बहन के चेहरे पर वो उपटन लगाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब प्रियंका अपना चेहरा ठंडे पानी से धोती है तो उसके चेहरे पर लाल दाने हो जाते हैं। प्रियंका ये सब देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और वो अपनी मम्मी के पास जाती है और उसे अपना चेहरा दिखाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी गुस्से में खुशबू को मारने पीटने लगते हैं। खुशबू रोते हुए छत पर जाती है और आसमान में तारों को देखते हुए उनसे बात करते हुए कहती है, आखिर मेरी क्या गलती थी? मुझे कौन सी गलती की सजा मिल रही है? मैंने तो चाची को मना किया था कि इसमें केमिकल मत डालो, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती खुद ही केमिकल डाला और जब दीदी का चेहरा खराब हो गया तो उन्होंने इसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? काश कि मेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते। काश कि मैं भी खुद को सजाती और राजकुमार के महल में जाती और राजकुमार मुझे देखते तो मैं अपने आप को कितना खास समझती। इतना बोलकर खुशबू रो ही रही होती है कि तभी आसमान से एक परी आती है जो खुशबू से कहती है, खुशबू, क्या हुआ बेटा? आप कौन हो? मैं परी हूँ और मुझे पता है कि तुम किसी मुसीबत से गुजर रही हो। खुशबू परी को अपनी सारी बातें बताती है। थोड़ी ही देर बाद परी जादू से खुशबू को एक जादुई सोने का लहंगा देती है और उससे कहती है, तुम भी राजकुमार के महल में जाना चाहती हो तो तुम इस लहंगे को पहनकर राजकुमार के महल में जाना। राजकुमार तुम्हें देखते ही रह जाएगा क्योंकि तुम वाकई में बहुत सुंदर हो और ये लहंगा पहनने के बाद तुम्हारी सुंदरता और बढ़ जाएगी। और ये एक जादुई लहंगा है, तुम इसे संभाल कर रखना। कभी भी किसी भी बुरे के हाथ में ये लहंगा नहीं आने देना, क्योंकि अगर किसी बुरे ने इस लहंगे का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो ये उस पर अपना उल्टा जादू कर सकता है जिसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस लहंगे को बुरे लोगों से बचा कर रखना।
परी लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वो शुभ दिन आ जाता है जब रामनगरी की 10 सर्वश्रेष्ठ सुंदर लड़कियाँ राजकुमार के महल में आ जाती हैं और वहाँ हिस्सा ले लेती हैं। राजकुमार बारी बारी सभी लड़कियों के साथ डांस करता है, बातचीत करता है, पर राजकुमार को कोई भी लड़की उसके टाइप की नहीं लगती। थोड़ी देर बाद खुशबू जादुई लहंगा पहनकर महल में आ जाती है। जैसे ही राजकुमार की नजर खुशबू पर पड़ती है, वो पहली नजर में ही उसे अपना दिल दे बैठता है और उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर हाथ पर किस करता है। फिर उसे अपने सिंहासन पर लेकर जाता है और जयमाला लेकर खुशबू के गले में डाल देता है, जिसके बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है और दोनों खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। रानी जलपरी की शादी। समुद्र लोक में रानी जलपरी अलीशा की शादी की तैयारियां हो रही थी। रानी जलपरी अलीशा की शादी मत्स्य लोक के राजकुमार शौर्य के साथ होने जा रही थी। आज हमारी रानी जलपरी और राजकुमार शौर्य की शादी के साथ ही हमारा समुद्र लोक और भी ज्यादा शक्तिशाली और संपन्न हो जाएगा। रानी जलपरी और राजकुमार शौर्य की जादुई शक्तियों के मिलन से समुद्र लोक की सीमाएं और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तब कोई भी दुष्ट हमारे समुद्र लोक में आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। पूरा समुद्र लोक बहुत खुश था। अलीशा जलपरी और राजकुमार शौर्य का मिलन पहले से ही तय था, पर ये इतना आसान भी नहीं था। शादी की सारी रस्में पूरी होने से पहले ही एक शैतान जादूगरनी वहां आ पहुंची और अपनी काली शक्तियों से सभी जलपरियों पर हमला करने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे समुद्र लोक में घुसने की? इतना कहकर रानी जलपरी और राजकुमार शौर्य दोनों उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले ही शैतान जादूगरनी ने अपने जादू से उन दोनों को गुड्डा और गुड़िया में बदल दिया और जोर जोर से हंसने लगी। ये तूने क्या किया? दुष्ट जादूगरनी, हमारी जलपरी और राजकुमार शौर्य के साथ इन्हें वापस पहले जैसा कर दो। अब ये दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती, और इनकी शादी तो अब होने से रही। अब ये दोनों मेरे आगे कमजोर है। इन दोनों की शादी को कोई नहीं रोक सकता। इनकी शादी होकर रहेगी। तू क्या, कोई भी इस लिखे को मिटा नहीं सकता। मैंने सब कुछ बदल दिया। अब ये दोनों कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, और अब से मैं इस समुद्र लोक की रानी हूँ। फिर वो दुष्ट जादूगरनी वो दोनों गुड्डा और गुड़िया को अपने जादू से पृथ्वी लोक भेज देती है, वो भी एक दूसरे से बहुत दूर। दुष्ट जादूगरनी समुद्र लोक में कब्जा कर लेती है। तभी कुछ जादुई जलपरियां उस दुष्ट जादूगरनी की नजरों से बचकर अपनी रानी जलपरी जो गुड़िया बन चुकी थी, वो भी इंसानों की दुनिया में जा पहुँची। वो गुड़िया एक छोटी सी बच्ची दिया को मिली। दिया जादुई जलपरी भी अपना भेष बदलकर रानी जलपरी की सुरक्षा करने के लिए दिया के घर जा पहुँची। जादुई जलपरियां रानी जलपरी को उस गुड़िया के रूप से आजाद करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। रानी जलपरी गुड़िया के रूप में जब चाहे जादुई जलपरियों से बातें कर सकती थी, लेकिन इसके अलावा वो कोई जादू नहीं कर सकती थी। एक दिन दिया अपनी गुड़िया के संग खेल रही थी, तभी उसकी सहेली रानी उसके घर आई। अरे वाह दिया, तुम्हारी गुड़िया तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो होगी ही, आखिर गुड़िया किसकी है? ऐसी गुड़िया पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन मेरा गुड्डा भी तुम्हारी गुड़िया से कम नहीं है। लेकिन मैं कैसे मानूं? मैंने तो तुम्हारे गुड्डे को देखा ही नहीं। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ही वो गुड्डा खरीदा है। मैं उसे अपने साथ लाना भूल गई। मेरा गुड्डा बहुत ही हैंडसम है। मैं तो अपने गुड्डे की शादी भी करने वाली हूँ। क्या तुम अपने गुड्डे की शादी करोगी? हाँ, बस कोई अच्छी सी गुड़िया मिल जाए। रानी, वैसे मुझे भी अपनी गुड़िया की शादी करनी है। क्यों ना मैं अपनी गुड़िया की शादी तुम्हारे गुड्डे के साथ कर दूं? आइडिया तो अच्छा है दिया, तो फिर ठीक है। कल तू अपनी गुड़िया को दुल्हन की तरह सजाकर तैयार रखना। कल मेरा गुड्डा घोड़े पर बैठकर तुम्हारी गुड़िया को लेने आएगा। क्या, कल ही? ओह, मुझे कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। आज ही, समय कम है।
चलो ठीक है, मैं मम्मी की हेल्प ले लूंगी। ओके दिया, अब मैं घर चलती हूँ, मुझे भी तो अपने गुड्डे को तैयार करना है। रात के समय दिया के सो जाने के बाद गुड़िया के रूप में रानी जलपरी कमरे की खिड़की के पास जाकर रोने लगी। तभी वहाँ जादुई जलपरियाँ आई। रानी जलपरी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? मुझे नहीं लगता कुछ भी ठीक हो पाएगा। दिया कल अपनी सहेली रानी के गुड्डे के साथ मेरी शादी करवाने वाली है। ऐसा नहीं हो सकता, आपकी शादी तो सिर्फ राजकुमार शौर्य के साथ ही होगी। हाँ, लेकिन राजकुमार शौर्य है कहाँ? हम ये भी तो नहीं जानते। अगर कल दिया ने मेरी शादी। रानी जलपरी, आप चिंता मत करो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगले दिन दिया अपने गुड़िया को दुल्हन की तरह तैयार करती है। कुछ देर में रानी भी अपने गुड्डे को तैयार कर उसके घर आई। अरे रानी, तुम्हारे गुड्डे का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे कैसे दिखेगा, मेरे गुड्डे ने सेहरा जो पहना हुआ है, सुंदर है ना चेहरा? मैंने और मेरी माँ ने बनाया है ये फूलों का चेहरा। चलो अब जल्दी से तुम अपने गुड़िया को लेकर आओ। दिया अपने गुड़िया को लेकर आ जाती है। जादुई जलपरियां हर हाल में ये शादी रोकना चाहती थी। जैसे ही दिया और रानी ने अपने गुड्डा और गुड़िया को मंडप में रखा, एक जादुई जलपरी ने मंडप के पास रखा जल से भरा कलश अपने जादू से गिरा दिया। कलश से भरा हुआ पानी गुड़िया के कपड़ों पर जा गिरा। अरे ये क्या हो गया? मेरे गुड़िया का लहंगा तो पूरा भीग गया। कोई बात नहीं दिया, शादी हो जाने के बाद हम इसके कपड़े बदल देंगे। देखो मैं कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ तुम्हारी गुड़िया के लिए। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। चलो ठीक है, जल्दी से हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। दिया और रानी आपस में अपने गुड्डा और गुड़िया की शादी करवाने लगती है। ये देख जादुई जलपरियों को बहुत गुस्सा आया। तभी सभी जादुई जलपरियों ने जादू किया और कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं से मंडप का सामान यहाँ वहाँ बिखर गया। ये देख दिया जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए अपनी गुड़िया को वहीं छोड़कर कमरे से बाहर चली गई। रानी भी अपने गुड्डे को वहीं छोड़कर दिया को चुप कराने उसके पीछे जाती है। तभी सारी जादुई जलपरियाँ गुड़िया यानी जलपरी के पास आई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है दिया को ऐसे रोते हुए देखकर। दिया बहुत अच्छी लड़की है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। रानी जलपरी, हमें भी ये सब करके अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम क्या करते, अभी तो शादी रोकनी थी। अगर ये शादी हो जाती तो? तभी एक आवाज आई, अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये आवाज उसे गुड्डे की थी जिससे रानी जलपरी की शादी होने जा रही थी। फिर जैसे ही उस गुड्डे के चेहरे पर से सेहरा गिरा, सभी जादुई जलपरियां चौंक गई, क्योंकि वो गुड्डा कोई और नहीं राजकुमार शौर्य ही था। राजकुमार शौर्य को देखते ही रानी जलपरी भी बहुत खुश हुई। राजकुमार आप? मैंने और मेरी जादुई जलपरियों ने आपको बहुत ढूंढा, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी समय से मैं खिलौने की दुकान पर था, फिर कुछ दिन पहले ही मुझे रानी ने वहाँ से खरीद लिया। तब से मैं रानी के पास ही था। फिर कल जैसे ही उसने मेरी शादी की बात की, मैं बहुत ही घबरा गया था। मैंने शादी से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी को रोक नहीं पाया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी शादी मेरे सपनों की रानी से हो रही है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इससे पहले कि उस दुष्ट जादूगरनी को इस बारे में पता चले, आप दोनों की शादी हो जानी चाहिए। इतना कहकर जलपरियां कमरे का बिखरा हुआ सारा सामान ठीक कर देती है। तभी रानी और दिया भी कमरे के अंदर आ जाती है। दिया, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती हो। चल अब जल्दी से कमरे का बिखरा हुआ सारा सामान ठीक कर देते हैं और फिर अपने गुड्डा और गुड़िया की शादी करवाते हैं। लेकिन रानी, यहाँ तो सब पहले जैसा ही है। अरे हाँ, लगता है तेरी मम्मी ने कमरा ठीक कर दिया होगा, क्योंकि उन्होंने तुझे रोते हुए देखा था। चल अब देर नहीं करते हैं। उसके बाद रानी और दिया खुशी खुशी अपने गुड्डा और गुड़िया की शादी करवा देते हैं। शादी होते ही कमरे में तेज रोशनी हुई। फिर जलपरियां अपने जादू से दिया और रानी को कुछ देर के लिए बेहोश कर देती है। उस रोशनी के साथ ही रानी जलपरी अलीशा और राजकुमार शौर्य उस गुड्डा गुड़िया की कैद से आजाद हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दिया को छोड़कर जाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इस समस्या का समाधान है मेरे पास।
राजकुमार अपने जादू से बिल्कुल वैसा ही गुड्डा गुड़िया बना देता है जो दिया और रानी के पास थे। हम यहाँ भी रहेंगे और समुद्र लोक में भी रहेंगे। हम जब चाहे गुड्डा और गुड़िया में समाकर रानी और दिया के संग खेलने आएंगे। राजकुमार की बात सुनकर रानी जलपरी खुश हो गई। फिर सभी समुद्र लोक जाने के लिए वहाँ से अदृश्य हो गए। तभी रानी और दिया को भी होश आ गया। वो दोनों अपने गुड्डा और गुड़िया की शादी से बहुत खुश थे। दूसरी तरफ समुद्र लोक पहुँचते ही रानी जलपरी अलीशा और राजकुमार शौर्य उस दुष्ट जादूगरनी के ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों की शादी हो जाने से अब वो दोनों पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गए थे। दुष्ट जादूगरनी उनके सामने टिक नहीं पाती और हार मानकर हमेशा के लिए समुद्र लोक छोड़कर चली गई। उसके बाद पूरे समुद्र लोक में रानी जलपरी अलीशा और राजकुमार शौर्य की शादी के खुशी में जश्न मनाया गया। रानी जलपरी अपने सपनों के राजकुमार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।